Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. जल्दी से एक आइडिया दे देती हूँ कि हम आज क्या कवर करने वाले हैं. We'll talk about India's defense exports and humanitarian law. Basically, it is an editorial and we'll take it by the end of this session. A very important one, you can connect it with your GS paper 2, GS paper 3. Basically, I would say पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो इसको. अचीवमेंट्स जो रही हैं इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी से भी कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, हिंदू में ये आर्टिकल था. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. दिस यू कैन कनेक्ट विद योर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स. मनकिडिया ट्राइब कहाँ की ट्राइब है, क्यों न्यूज़ में है, वो देखेंगे. यूएन समिट ऑन द फ्यूचर, इस समिट के क्या हाइलाइट्स हैं वो कवर करेंगे. जीएस पेपर 2 अगेन. एंड नगर वन योजना, जीएस पेपर 2. So this will be a topic of discussion. Please do share these sessions. It's my humble request to everybody. Please do share these sessions with your friends, those who are preparing for UPSC, SSC or any स्टेट PCS एग्जाम. करंट अफेयर का सेशन है, इक्वली रेलिवेंट है हर किसी के लिए. सो बेसिकली दिस प्लेटफॉर्म जिस पे आप पढ़ रहे हो, श्री राम्स IAS इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985. सो नाउ वी आर ऑनलाइन ऑल्सो. यू कैन, एक वो होता है ना कि ट्रस्ट बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो सिंस this platform is serving since 1985, so yes, we are sure that quality content is being provided to you offline as well as now online with best of mentors. So you can refer these sessions wholeheartedly. आपको पढ़ाया जाता है without compromising. बिल्कुल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है. फ्री में सेशंस अगर आपको मिल रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचना कि 1% भी कुछ क्वालिटी कम हो रही होगी, या आप 10-20 हज़ार इसी सेशन के जब दे देते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया है, फिर 20,000 लगा दिए हैं हमने, बहुत अच्छी क्वालिटी है. लेकिन आपको यहाँ पर यही प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कोर्स वही सेशंस मिल रहे हैं विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू. ठीक है, सो प्लीज़ डू रेफर दीज सेशंस रेगुलरली, डेली विद डिसिप्लिन. आर्टिकल पे चले. सुप्रीम कोर्ट, अच्छा हाँ, शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कर देना. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. सो प्लीज़ डू मार्क योर अटेंडेंस. चलिए, नाउ मूविंग अहेड. सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली सॉट अ रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो, दे सॉट अ रिपोर्ट, दे हैव रिक्वेस्टेड अ फॉर्मल रिपोर्ट फ्रॉम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. हम इस कमीशन के बारे में ही बात करेंगे. तो उन्होंने जो रिपोर्ट मांगी है, दैट इज ऑन द इंसिडेंट ऑफ स्टबल बर्निंग एंड द एक्शंस टेकन अगेंस्ट दीज अकरेंसेस. देखो, हर साल ये हम सीजन्स के बारे में आप पढ़ना, कब रबी सीजन होता है, कब खरीफ होता है, राइट. अब हमें वीट लगानी है, तो वीट लगाने से पहले फार्मर्स अपनी फील्ड को क्लियर करते हैं. तो फार्मर्स ये टू क्लीन देयर एग्रीकल्चरल फील्ड्स, फार्मर्स स्टबल बर्निंग करते हैं. स्टबल बर्निंग करते हैं जिसके चलते एयर पोल्यूशन बहुत होता है, स्पेसिफिकली इन द रीजन्स लाइक नॉर्थ इंडिया. सो द कोर्ट वॉन्ट्स टू नो कि क्या मेजर्स लिए हैं टू एड्रेस द अकरेंस ऑफ दिस स्टबल बर्निंग. तो हम स्टबल बर्निंग के बारे में ना बात करते हुए आज बात करेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में. एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कोई एक्ट होगा. यस, इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021. ठीक है, इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी दैट वाज क्रिएटेड by a law in 2021. काम यही है to improve air quality in Delhi NCR region and the nearby areas. So क्या इनका mandate है? C. Better coordination, research, identification and resolution of problems surrounding the air quality index. तो overall अब आपको पता चली गया है to ensure कि clean air हो by working with different states, researching pollution sources, finding ways to stop them, ये सारा इनका काम है. It undertakes the actions for the prevention and control of air pollution. मैंने आपको बता ही दिया, दिल्ली NCR और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में. दिल्ली की सरकार के साथ और बाकी जो स्टेट्स लगती हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तो उन सब के साथ में काम करना टू टैकल द एयर पोल्यूशन. प्रॉब्लम को स्टडी करना कि क्या कारण है इसका, व्हाट वेज यू कैन कम अप विद. एयर क्वालिटी लेवल्स को क्लोजली देखना, स्टेप्स लेना,
स्पेशली दिल्ली और बाकी एनसीआर रीजन्स के अंदर, जहाँ पर एयर क्वालिटी इस टाइम पे एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाती है। तो इनके क्या क्या पावर्स हैं? वो सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना जो एयर क्वालिटी को और ज़्यादा वर्स करे, इन्वेस्टिगेट करना और रिसर्च कंडक्ट कराना टू फाइंड आउट कि हाउ एयर पोल्यूशन इज हैपनिंग, क्रिएटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस कि एयर पोल्यूशन नहीं हो, एयर साफ रहे, इशूइंग डायरेक्शंस, दे कैन गिव ऑर्डर्स टू ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, लोकल अथॉरिटीज कि आपको क्या करना है टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, और हर किसी को वो मानना पड़ेगा, दे विल बी बाइंडिंग। ऑल द डायरेक्शंस एंड द ऑर्डर्स जो होते हैं कमीशन के, इट मस्ट बी ओबेड, बाइंडिंग है, पीपल, ऑफिसर्स, ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट हैव अ चॉइस, दे हैव टू फॉलो। और ये जो कमीशन है ये रिपोर्ट करती है डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, सो इट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, इट हैज टू एक्सप्लेन इट्स वर्क, द प्रोग्रेस टू द कंट्रीज, एंड द प्रोग्रेस वो आपको बताना पड़ेगा पार्लियामेंट में जाकर। अब जब मैं इस कमीशन की बात कर रही हूँ तो इसमें क्या होता है, चेयरपर्सन कौन होते हैं, सेक्रेटरी रैंक के गवर्नमेंट ऑफिशियल, चीफ सेक्रेटरी रैंक के, जो कि 3 साल या जब तक उन्हें 70 साल की एज नहीं हो जाती, विच एवर कम्स फर्स्ट, तब तक वो रहते हैं। 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं हु आर ईदर चीफ सेक्रेटरीज और इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट डीलिंग विद द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन स्टेट ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी, राइट। वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज जो होते हैं दे आर दी एक्स ऑफिशियो, मतलब अगर आप मान लो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हो तो यू ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर बिकॉज ऑफ योर जॉब, दैट जॉब, राइट। 3 फुल टाइम टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर होते हैं फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और टेक्निकल मेंबर होते हैं फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड नीति आयोग। ठीक है, ये है कॉम्पोजिशन। आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ कोर्सेज चल रहे हैं। पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन रेफर टू द पॉलिटी सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओनली। स्पून फीड सेशंस चल रहे हैं। सो स्पून फीड सेशन बेसिकली वैसा सेशन है जिसमें अगर आपको किसी सिंगल करंट अफेयर के टॉपिक पे कुछ डाउट है, कुछ जानना है, तो यू कैन रेफर दीज सेशंस। अदरवाइज प्लीज डू कंसीडर डेली न्यूज एनालिसिस ऑल्सो। ऐसा नहीं सोचना कि ये सेशन उसका सब्सटीट्यूट है। एक करंट अफेयर होता है कि कभी किसी एक में डाउट आ गया कोई एक सिंगल टॉपिक पे, तो अदरवाइज डेली न्यूज एनालिसिस सेशन साथ साथ उसको चलाएं, पैरेलल अप्रोच रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनकीडिया कम्युनिटी, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो ये जो कम्युनिटी है, अब ना यहाँ बात आ रही है पीवीटीजीज की। क्या क्राइटेरिया होता है वो आप मुझे बताएंगे। किसी कम्युनिटी को जब मैं पीवीटीजी बोलती हूँ तो क्या क्राइटेरिया है कि वो पीवीटीजी में ऐड हो रही है। होमवर्क है आपका, यूपीएससी ने पूछा हुआ है ऐसे। हाल ही में मनकीडिया कम्युनिटी बिकेम द 6th पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप टू गेट हैबिटेट राइट्स। इन्हें मिले हैं ओवर द फॉरेस्ट इन उड़ीसा। तो ये एक ऑस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी जो है, मनकीडिया कम्युनिटी इज एन ऑस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी, राइट। मेनली फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, जब मैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात करती हूँ ना, तो वो ट्राइबल कम्युनिटी की वो कैटेगरी आ जाती है इंडिया के अंदर जो कि मोर वल्नरेबल है, जिन्हें ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, लाइवलीहुड। तो गवर्नमेंट उन्हें स्पेशल अटेंशन और असिस्टेंस देती है। रही बात इस कम्युनिटी की, सो ये जो राइट्स हैं, हैबिटेट राइट्स, these rights allow the community to live in the forest land, to use the forest land, collecting that forest produce, जैसे fruits हैं, honey है, practicing their way of life, hunting, gathering and protecting their cultural practices also. As far as this tribe is concerned, ये किसी एक जगह पे नहीं रहते हैं, ये semi nomadic lifestyle जीते हैं। They move around in the forest in small groups, temporary camps होते हैं ना, वो setup कर लिए। They have been recognized as PVTGs in Odisha, most vulnerable and need extra support for their survival. Primarily जो इनका occupation है, they survive by gathering food and hunting. ठीक है, fruits हो गए, natural resources हो गए, they collect that forest produce.
And as far as their living arrangement is concerned, they wander inside the forest in small bands and stay at different tandas. आप इसको जैसे भी pronounce करें, completely up to you. The temporarily basically बात कर रहे हैं ये जो settlements हैं, they consist of kumbhas, मतलब small dome shaped huts होती हैं, पत्तों से बनी हुई होती हैं, बाकी material से बनी हुई होती हैं, that are found in the forest. ठीक है. कौन सी लैंग्वेज ये बोलते हैं? मुंडा लैंग्वेज. मुंडा ये जो ट्राइब है, इट स्पीक्स दिस मुंडा लैंग्वेज. फैमिली से ही ये बोलते हैं उसको, उसी लैंग्वेज को ये बोलते हैं. सम ऑफ देम आर ऑल्सो कन्वर्जेंट इन उड़िया, सो दे कैन ऑल्सो स्पीक उड़िया. ये गुड स्पिरिट्स और बैड स्पिरिट्स दोनों में बिलीव करते हैं. स्पिरिट्स along with gods, they are important part of their culture. Their main gods are Logobir and Budimai are their supreme deities, male and female one. अपने ancestors की भी ये worship करते हैं, right? उड़ीसा रहते हैं, बट हाँ कुछ आपको इनकी पॉपुलेशन जो है, कुछ ट्राइब आपको झारखंड में, मध्य प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगी. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल. हाल ही में यूएन समिट ऑन द फ्यूचर 23 सितंबर को जो हुई, काफ़ी पैक्ट्स एडॉप्ट किए गए हैं, ऑल ऑफ विच अलाइंस विद दिस विजन ऑफ इंडिया एज वेल. क्या विजन है वो मैं बात करूंगी आपके साथ, इसको हम डिटेल में लेंगे. मैं आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स दूंगी, एक डिस्कशन है, डू राइट द पॉइंट्स ऑल्सो. डिटेल में बात करते हैं. इंडिया का विजन क्या है? इंडिया का विजन क्या है? हमारा आइडिया क्या रहता है? वसुदेव कुटुंबकम का, वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली. और ये आइडिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग इंडियाज रोल इन द ग्लोबल इवेंट्स. जब हमने G20 भी लीड किया था, वसुदेव कुटुंबकम. ये जो यूएन समिट हुई है, ऑन द यूएन समिट ऑन द फ्यूचर 23 सितंबर को, बहुत से एग्रीमेंट्स वर मेड दैट फिट वेल विद दिस आइडिया कि सबको यूनाइटेड रहना है. तो ये सारे जो भी एग्रीमेंट्स यहाँ पर जो भी हाइलाइट्स हैं, मुद्दा सारा यही है कि कैसे विश्व इट कैन वर्क टुगेदर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टू इम्प्रूव लाइफ फॉर एवरीवन एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट. इंडिया ने क्या किया इस समिट में? इंडिया, ये जो समिट है, हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी स्पोक फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कि इंडिया, हाउ इंडिया इज फोकस्ड ऑन ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट पे हम फोकस करते हैं. ह्यूमन सेंटर्ड, फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ डायरेक्टली. तो हमने हाईलाइट करा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उन्होंने हाईलाइट किया. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे इंडिया ने सक्सेस अचीव करी है इन क्रिएटिंग डिजिटल सिस्टम्स दैट हेल्प सिटीजन्स. और तीसरा उन्होंने हाईलाइट करा सोलर एनर्जी के बारे में भी, कि इंडिया वो इज वर्किंग ऑन क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी. साथ ही साथ उन्होंने बोला कि वी नीड ग्लोबल कॉपरेशन टू डील विद सीरियस चैलेंजेस. कौन कौन से? टेररिज्म, साइबर थ्रेट एंड क्लाइमेट चेंज. राइट. सो ये जो सबमिट हुई है, इसके आउटकम क्या है वो देखते हैं. ये मैं आपको ये 3 पॉइंट्स इसके और 3 इसके अब आपको पता चल गए होंगे. लेट्स टॉक अबाउट आउटकम्स. जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड. लेट्स टॉक अबाउट आउटकम्स ऑफ द समिट. कि पहला तो अटेंशन आई कि सबको साथ में काम करना है. इट रिजल्टेड इन अ पैक्ट दैट इज PFF. PFF बोले तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर, जिसके अंदर 58 एक्शंस को प्रपोज किया गया. 58 एक्शंस दैट आर देयर टू टैकल ग्लोबल प्रॉब्लम्स. कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, क्लाइमेट चेंज एड्रेस करना, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेज को इम्प्रूव करना ड्यूरिंग द क्राइसिस. ओवरऑल गुड इंटेंशन सबकी है, उसके बावजूद भी बात आती है कि यूनिटी नहीं है. देयर इज लैक ऑफ यूनिटी अमंग द कंट्रीज. कुछ कंट्रीज अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं रेदर देन वर्किंग टुगेदर. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है.
दूसरा ये कि कंट्रीज टॉक अबाउट बहुत बड़े बड़े गोल्स, दे ठीक है, बट दे डोंट फुली एक्सप्लेन कि ये कैसे गोल्स जो आपने बताए हैं दे विल बी एनफोर्स्ड. दूसरा, एक तो ये पैक्ट हो गया. दूसरा, अ बिग अचीवमेंट ऑफ दिस समिट वाज ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट. एक ये और दूसरा ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करी है, किस तरीके से उसने लोगों की ज़िंदगी इंप्रूव करी है. और ये जो इनिशिएटिव है इट ऑल्सो अलाइंस विद इंडियाज गोल ऑल्सो टू रिड्यूस दैट डिजिटल डिवाइड. राइट, बहुत से प्रपोजल्स, इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स लाए गए हैं. एक तो ये दो हो गए, साथ साथ लिख लीजिएगा. और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई टू एक्सप्लोर how AI can be used for the good of the society. इस पे that was also a proposal that was included. और बात हुई है challenges to multilateralism. Multilateralism मतलब where countries working together through international organizations like UN. बट यहाँ पर ना इस समिट के दौरान कुछ challenges, there are several challenges to this cooperation. पहला तो UN, United Nation was created to maintain peace, but it has been criticized कि आप conflicts resolve नहीं करवा पाए in places like Syria and Yemen. You fail to resolve that. और दूसरा, power struggles हो रही है, they are intensifying, ongoing conflict हो रही है between NATO, Ukraine, वेस्ट और चाइना के बीच की टेंशन्स, क्राइसिस इन द गाजा. तो इन सब के बीच में, देशों के बीच में क्या आता है? डिवीजन आती है. जब हम यूनिलेटरलिज्म की तरफ चले जाते हैं, व्हेन कंट्रीज एक्ट अलोन और दे मेक डील्स दैट ओनली बेनिफिट देमसेल्व्स, तो इट वीकन्स मल्टीलेटरलिज्म. जब वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं. फिर एक चैलेंज है, ये बहुत बार हर जगह उठ रहा है, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वहां रिफॉर्म जरूरी है. बेटर रिप्रेजेंटेशन स्पेशली फ्रॉम द डेवलपिंग नेशंस. लेकिन वो होता है ना, पावर हाथ से नहीं जानी चाहिए. वो फियर ऑफ लूजिंग पावर हैज स्टॉल्ड दीज रिफॉर्म्स. इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी. लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ इंडिया हेयर. इंडिया के रोल की बात करते हैं. इंडिया बिलीव्स दैट पीस एंड सिक्योरिटी आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग ऑल द नेशंस. डायलॉग और कॉपरेशन होना चाहिए. इंडिया रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है. India works hard to address the issues and tensions in the neighborhood also with countries like Pakistan and China through dialogue, through diplomacy. India believes कि economic cooperation important है. DD मतलब diplomatic discussions के चलते ही you can reduce the tensions और एक स्टेबल इन्वायरमेंट लाया जा सकता है. और इंडिया बहुत लंबे समय से टेररिज्म का इशू फेस कर रहा है. जहाँ पर भी बड़ी सबमिट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडिया इस मुद्दे को हमेशा लेकर आता है सामने. ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क इंडिया कहता है देयर शुड बी टू कॉम्बैट टेररिज्म, और ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है. G20, ब्रिक्स, इंडिया बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. इंडिया क्लाइमेट चेंज को लेकर भी इंडिया इज, मतलब आप लगा लीजिए, लीडर इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे एफर्ट्स किसके हैं? इंडिया. आर कमिटमेंट टू पेरिस एग्रीमेंट. तो ये सारी बातें ठीक है, दैट यू कैन कोट. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल. हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अचीव करी है 100-day टारगेट ऑफ 100 नगर वन्स अंडर नगर वन योजना विद द ऑब्जेक्टिव टू एनहांस अर्बन ग्रीनरी. क्या है ये नगर वन योजना? नगर वन, अर्बन फॉरेस्ट, ग्रीन स्पेसेस को क्रिएट करना विद इन द सिटीज, यही ऑब्जेक्टिव है. एनवायरमेंट बेनिफिट होंगे, सोशल बेनिफिट होंगे, एजुकेशनल दे विल वैल्यू भी होगी. दे विल सर्व एज सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. 100 दिन का टारगेट था.
लेट्स टॉक अबाउट नगर वन योजना. सिटीज को ग्रीन बनाना, यही इसका मकसद था, टू एनहांस अर्बन ग्रीनरी. 2020 में वैसे ये योजना आई थी. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 4 लाख फॉर ईच हेक्टेयर ऑफ अर्बन फॉरेस्ट. 4 लाख per hectare for the creation of these green spaces. Citizens, students, stakeholders, सबको साथ में इन्वॉल्व किया जाए. Each Nagar 1 area is between range of 10 hectares to 50 hectares. Right? ये जो नगर वन योजना है, it applies to all the cities that have municipal corporation, municipalities and urban local bodies. नगर वन योजना से क्या करना चाह रहे हो आप? एनवायरमेंट इंप्रूव होगा. अर्बन फॉरेस्ट दे विल सर्व एज पार्क्स और रिक्रिएशनल एरियाज. एक्सरसाइज करो, यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलैक्स, पब्लिक एंगेजमेंट होगी. राइट? तो बायोडाइवर्सिटी फोकस है इस प्रोग्राम का. यू विल प्लांट वेराइटी ऑफ ट्रीज, फ्रूट बियरिंग होंगे, मेडिसिनल होंगे, नेटिव स्पीशीज होंगे. कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल. ईच नगर वन मस्ट हैव एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स एरिया कवर्ड विद द ट्रीज. राइट? तो नगर वन में यू विल सी हर्बल गार्डन्स, मैत्री वन, बटरफ्लाई कंजर्वेटरीज, स्मृति वन्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. Aim is to develop 1,000 Nagar ones by the year 2027 with the support of National Fund of National Compensatory Afforestation Management and Planning Authority. ठीक है जी. चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे. डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके क्या बातें आई हैं एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ इससे जुड़ गया है. देखो, इंडिया का डिफेंस सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है, कोई डाउट नहीं है. खुद के वेपन्स बनाए, इंडिजिनाइजेशन हो, सेल्फ रिलायंट हो. ठीक है, पहली बात. और आर्म्स के एक्सपोर्टर हो. जैसे जैसे इंडिया अभी क्या एंगेज कर रहा है मोर इन आर्म्स एक्सपोर्ट, वहां पर एक इंपॉर्टेंट लीगल और एथिकल क्वेश्चन उठ रहा है. एक मेजर सिग्निफिकेंट इशू जो है वो ये है कि वेदर इंडिया इज इंश्योरिंग कि जिन कंट्रीज को आप बेच रहे हो दे कंप्लाई विद द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. To ensure that countries you sell arms to, they comply with the IHL. The Supreme Court of India here dismissed a case that is related to arms export to Israel, which had allegations of war crimes. तो यहाँ पर ना ये डिसीजन ने हाईलाइट किया कि there is a gap in the Indian legal system. There are no clear requirements to evaluate whether countries receiving the arms from India they comply with the IHL or not. ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं पहले आपको इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बता देती हूँ. 2024-25 में ही जो पहला क्वार्टर रहा है अप्रैल से जून तक का, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट था 6915 करोड़ 6915 करोड़ का एक्सपोर्ट रहा है. बड़ा है, पिछले साल के कंपैरिजन में 78% का इंक्रीज देखने को मिला है. ग्रोथ है. India is now among the top 25 arms exporting nations. बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स आप एक्सपोर्ट करते हो. इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस ऑल्सो डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेके. वी हैव डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी. By 2025 ये पॉलिसी कहती है इट एम्स फॉर अ टर्नओवर ऑफ $25 बिलियन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. लाइसेंसिंग प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिए, एफडीआई लिमिट कर दी. एफडीआई लिमिट्स जो थे दे हैव बीन इंक्रीज टू 74%. आपको स्पेशल अप्रूवल नहीं चाहिए. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहे हैं. 2024 में डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन वो रीच करी $1.27 ट्रिलियन. प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ा है. इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स जो हैं दूसरे देशों के साथ टू बूस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स इंडिया की एक्टिवली हैं विद अदर कंट्रीज ऑल्सो. लेकिन कहीं दिक्कतें भी आती हैं.
हम एक्सपोर्टर हैं, उसके बावजूद भी इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड ऑल्सो। पहला इशू। The process for buying defense equipment is very slow. It is very complicated, you can say. There is a slow procurement process जिसकी वजह से delays updates to India's military capabilities. Private sector participation बहुत limited है in the defense manufacturing. R&D है but inadequate है, right? We still lag behind countries like US, China and Russia. We have to increase our spending on R&D. Technological gaps भी हैं, तो ये सब चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा फाइनेंसिंग मैकेनिज्म हो, इन्वेस्ट इन नीश टेक्नोलॉजी, यू नीड टू स्ट्रीमलाइन योर डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है। टू बिकम अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द ग्लोबल डिफेंस मार्केट यू नीड टू फोकस ऑन एड्रेसिंग दीज लीगल इशूज, एथिकल इशूज, स्पेशली कंसर्निंग विद द कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। सॉलिड लेजिस्लेशन हो, इनोवेशन आगे हो, तो यू कैन इम्प्रूव योर रेपुटेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल आर्म्स एक्सपोर्टर ऑल्सो। आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन होगी और इंडिया अपने आप को एक लीडर इन द डिफेंस मार्केट, इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट, यू कैन एस्टैब्लिश योर सेल्फ लाइक दैट, राइट। दिस वॉज द होल लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आर्टिकल क्लियर हो गया। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, अदरवाइज थोड़ा सा सेशन को पीछे लेकर जाएं, वापस से सुन सकते हैं, वीडियो आपके पास है, राइट। थैंक यू एवरीवन, दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off. Happy learning, all the best. Thank you.